गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा में जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स अभी तक कवर कर लिए हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में थीटा जॉइन के बारे में बताया था कि थीटा जॉइन और कंडीशन जॉइन क्या होता है। थीटा जॉइन को ही कंडीशन जॉइन कहा जाता है और हम थीटा जॉइन में जिस तरीके से नेचुरल जॉइन करते हैं उसी तरीके से हम थीटा जॉइन में भी करते हैं। लेकिन थीटा जॉइन में जब भी हम किसी दो टेबल को आपस में जब जॉइन करते हैं तो किसी न किसी कंडीशन के बेस पर करते हैं। तो जब हम कोई कंडीशन देते हैं, जब कोई हम सिलेक्शन देते हैं जिसके बेस पर हम दो टेबल को आपस में जॉइन कर सकें तो वो हमारा थीटा जॉइन बन जाता है। अब हम मैंने आप लोगों को बहुत सारे लिस्ट ऑफ ऑपरेटर बताए थे रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। तो हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हमारे रिलेशनल अलजेब्रा का जो लास्ट ऑपरेटर है डिवीज़न ऑपरेटर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का लास्ट ऑपरेटर है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेशनल कैलकुलस उसको पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डिवीज़न ऑपरेटर के बारे में बताती हूँ। डिवीज़न ऑपरेटर में हमारे पास जैसे कि डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ दो अलग अलग वैल्यूज़ को डिवाइड करने में किया जाता है और फिर उससे कोई ना कोई कॉमन वैल्यूज़ हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है। तो यहाँ पर डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ हम किसी दो रिलेशन पर करेंगे और उन दोनों रिलेशन पे उस रोज़ को सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन होंगी। यहाँ पर क्योंकि मुझे जो डिवीज़न ऑपरेटर है वो दो टेबल पर अप्लाई करना है, रिलेशन का मतलब है यहाँ पर टेबल से, तो मुझे दो टेबल पर अप्लाई करना है। तो मेरे पास डिवीज़न ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होंगे जिनको दोनों टेबल को, या बोलना चाहिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको दोनों टेबल को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी होगा, तभी वो आपस में डिविजिबल हो पाएंगे, दोनों आपस में डिवाइड हो पाएंगे। तो जब भी हम डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग डिवाइड नोटेशन का जो नॉर्मल हम नोटेशन यूज़ करते हैं उसका यूज़ करेंगे। और रिलेशनल अलजेब्रा में जब भी हम दो टेबल को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो दोनों टेबल में जो वैल्यूज़ हैं, किसी एक टेबल की वैल्यू पहले टेबल में या पहले टेबल की वैल्यू दूसरे टेबल में मैच होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तभी वो डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे मैंने डिवीज़न ऑपरेटर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं। क्या कैसा काम करता है, क्या रूल होता है, क्या हमको फॉलो करना होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट किया है। The division operation denoted by this symbol in a relational algebra operation that create a new relation by selecting rows in one relation that does not match rows in another relation। तो जब भी हम डिविजिबल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वो एक नया रिलेशन बनाएगा, एक नया टेबल बनाएगा, एक नया वैल्यू क्रिएट करेगा जो कि उस रिलेशन के अनदर रिलेशन से के रो से मैच नहीं करती है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये लाइन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। In a relational algebra operation that create a new relation by selecting row in a one relation that does not match row in the another relation। ऐसी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेगा जो वन रिलेशन में तो है लेकिन दूसरे रिलेशन में मैच नहीं करती है। तो ये डिफरेंस ऑपरेटर नहीं है। हम लोगों ने इसके पहले सेट ऑपरेशन में डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था, तो ये डिफरेंस ऑपरेटर की तरह काम नहीं करता है। ये डिविजिबल ऑपरेटर है, डिवीज़न ऑपरेटर है। तो ये किस तरीके से काम करेगा बाय द एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशन है। पहला रिलेशन है ए जिसमें टपल्स हैं x1 x2 xn और दूसरा टपल है y1 y2 yn।
और दूसरा रिलेशन है हमारे पास रिलेशन बी, जिसमें एक टपल है y1 y2 ym। तो देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y टपल है, तो ये दोनों टपल इसमें कॉमन है। तो डिविजिबल होने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दोनों रिलेशन में कोई ना कोई कॉमन टपल होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा। हम उन्हीं वैल्यूज़ को डिवाइड कर पाते हैं जिन नंबर के लिए वो जिन नंबर के फैक्टराइजेशन में वो आते हैं, उन्हीं से वो नंबर डिवाइड हो पाते हैं। जैसे इवन नंबर से फुल्ली डिवाइड होता है, ऑड नंबर से फुल्ली डिवाइड होता है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी कोई कॉमन टपल होना चाहिए जिसके कारण हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने, वेयर y1 y2 एंड ym इज अ कॉमन टपल टू द बोथ रिलेशन a एंड b विद द सेम डोमेन कंपल्सरी। तो सेम डोमेन वैल्यू के साथ होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू हमारे दूसरे रिलेशन में भी होना चाहिए, सेम रेंज में होना चाहिए, सेम डोमेन में होना चाहिए। डोमेन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टपल्स सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। A इज डिवाइडेड बाय B, न्यू रिलेशन विथ x1 x2, हमारे पास एक नया रिलेशन बनेगा जिसमें उस वैल्यू को प्रेजेंट किया जाएगा, उस वैल्यू को दिखाया जाएगा जो डिवाइडेंट भी है और डिवाइज़र भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास a डिवाइडेड बाय b होगा तो एक नया रिलेशन बनेगा विद द टपल x1 x2 एंड xn, और ये टपल्स डिवाइडेंट को भी रिप्रेजेंट करेंगे और साथ साथ डिवाइज़र को भी रिप्रेजेंट करेंगे। A divided by B is equals to new relation with the x1 x2 xn tuples. Relation A and B represent the dividend and divisor respectively। मतलब जब हमारे पास डिवाइड करने के बाद A और B रिलेशन को डिवाइड करने के बाद जो नया रिलेशन मिलेगा उसमें डिवाइडेंड भी होगा और डिवाइज़र भी होगा। तो इस मेथड को, इस ऑपरेटर को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है। देखिए एक टेबल है हमारे पास है, एक टेबल है हमारे पास R और एक दूसरा टेबल है हमारे पास S। तो हमारे पास R टेबल में दो कॉलम है, एक कॉलम है A और दूसरा कॉलम है B। पहले कॉलम में हमारे पास है A1 A2 A3 A4 A5 A5। बी में है हमारे पास B1 B2 B1 B4 B2 B1 B2। और एस हमारे पास एक दूसरा टेबल है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं, B1 और B2। तो देखा जाए तो इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो मैंने आप लोग को जो अभी बताया कि दोनों में कॉमन टपल्स होने चाहिए, तो यहाँ पर भी B1 मौजूद है, यहाँ भी B2 मौजूद है, यहाँ पर भी B1 मौजूद है और यहाँ पर भी B2 मौजूद है, और सेम कॉलम नेम भी हमारे पास मौजूद है। मतलब ये वैल्यू हमारे इस वैल्यू के अंतर्गत आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जब हमारा टेबल जो है एस जो टेबल है, हमारा टेबल जो एस है उसकी रेंज हमारे टेबल आर के अंतर्गत ही है, तो इट मीन्स ये सेम डोमेन में काम कर रहे हैं। हमने सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है। सेट थ्योरी का मतलब हम जानते हैं कि हम जब किसी एक रेंज के बीच पे रहते हैं और दोनों हम इस रेंज के बीच में अगर हमारे सारे टपल्स आते हैं तो हम सेम डोमेन में कहलाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर एस जिसकी वैल्यू है B1 और B2 जो कि R में भी मौजूद है, तो हम इस टेबल के अंतर्गत, मतलब हम इस डोमेन के ही अंतर्गत हैं, इस रेंज के ही अंतर्गत हैं, इसलिए हम सेम डोमेन पर हैं। तो जब अगर इन दोनों टेबल को डिवाइड किया जाएगा, मतलब R डिवाइडेड बाय S जब होगा तब क्या परफॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर R डिवाइडेड बाय S हो रहा है, तो R को जब डिवाइड किया जा रहा है S से, तो हमको क्या मिल रहा है, B1 तो हमको A1, B1 किससे डिवाइड हो रहा है, A1 से। B2 भी क्या B2 की वैल्यू भी कहाँ, मतलब B2 देखा जाए तो A1 जो है वो वहाँ पर जब A1 है तो उसके साथ B1 भी है, फिर जब A1 वैल्यू फिर रिपीट हो रही है तो उसके साथ B2 भी है, A2 के साथ सिर्फ
B1 है, A3 के साथ B4 है, एक नई वैल्यू आ गई है, A4 के साथ B2 है, A5 के साथ B1 है और A5 के साथ B2 भी है। मतलब ये दो कॉमन वैल्यू है जिसके साथ ये दोनों वैल्यू हमारी ऑकरेंस में है, रिपीटेड में है, आ रही है और ये डिविजिबल भी है, क्योंकि A1 के साथ B1 भी पेयर कर रहा है, A1 के साथ B2 भी पेयर कर रहा है। उसी तरीके से A5 जो है वो B1 के साथ भी पेयर कर रहा है और A5 जो है वो B2 के साथ भी पेयर कर रहा है। तो अब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, एक नया रिलेशन बन जाएगा और ये दोनों वैल्यू हमारी क्या बनेगी, डिवाइडेंट वैल्यू A1 और A5। मतलब कहने का मतलब ये है कि A1 is divided by B1, A1B is divided by B2, but A2, A3, A4 is not divided by both this one। A1 यहाँ पर B1 के साथ भी पेयरिंग कर रहा है, A1 B2 के साथ भी पेयरिंग कर रहा है। नीचे देखिए A5 जो है वो भी B1 के साथ पेयर कर रहा है, A5 जो है वो B2 के साथ भी पेयर कर रहा है। मतलब दोनों के साथ ऑकरेंस में है, दोनों के साथ आ रहा है। तो ये दोनों कॉमन वैल्यू हो गई जिनके साथ ये डिविजिबल है, जिनके साथ ये आ रहा है। तो हमारा एक नया रिलेशन बनेगा और उस रिलेशन में हमको एक वैल्यू मिलेगी जिसके साथ हम लोग एक नया टेबल हमको मिलेगा जिसके साथ A1 B1 A2 B2 A5 B1 सॉरी A5 B2। तो इस तरीके से हमारा डिवाइडेंट टेबल बनेगा, मतलब जिसमें डिवीज़र भी है और डिवाइडेंट भी है। A1 के साथ B1 है, A1 के साथ B2 है, A5 के साथ भी B1 है, A5 के साथ भी B2 है। तो ये हमारा वो नया रिलेशन है जो कि डिवाइड करने के बाद बन रहा है। और इस दोनों ये अगर देखा जाए तो ये जो टेबल है इन दोनों रेंज में बिलोंग करता है, R में भी बिलोंग करता है और साथ साथ S में भी बिलोंग करता है। तो इन दोनों के डिवाइडेंट से जो वैल्यू मिल रही है उनकी डोमेन रेंज हमारे टेबल में मौजूद है। हाँ, और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास B1 B2 B3 होता, अगर हमारे पास S में इस तरीके की वैल्यू होती B1 B2 B3 तो R डिवाइडेड बाय S इज इक्वल्स टू नल हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि हमारे पास टेबल में आप लोग देखिए ध्यान से B1 है, B1 B2 है और B3 हमारे पास ना यहाँ है और ना ही यहाँ है। B4 है लेकिन B4 की वैल्यू पहले से हमको दी गई है, लेकिन B3 ना यहाँ है ना यहाँ है। तो ये वैल्यू क्या हो जाती, डिवाइड नहीं हो पाती, हमारा वैल्यू क्या हो जाता, नल हो जाता। मतलब हमारे पास जिससे भी हमको डिवाइड करना है, R इज डिवाइडेड बाय S, तो S में जो टपल्स हैं, S में जो हमारे पास रोज हैं, उसमें जो वैल्यूज है वो इस रोज में होनी चाहिए। इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे B4 है तो इसमें B4 के मौजूद होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क किस पे पड़ेगा, S पे, क्योंकि S को डिवाइड किया R को डिवाइड किया जा रहा है S से। तो S में B1 B2 है तो यहाँ पर भी B1 B2 है, तो दो ही रेंज है। अगर B3 आ जाता, मतलब दो ही टपल्स हैं यहाँ पे B1 B2, ये दो ही टपल्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पे B3 आ जाएगा, मतलब अगर ऐसा केस होगा तब ये वैलिड नहीं होगा, तब हम R को डिवाइड नहीं कर पाएंगे S से और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, क्योंकि B3 इस पूरे टेबल में कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता है। एक बार आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। R और ये हमारा S, R और S को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स जो हैं किनके साथ कितने टाइम्स में अपीयर हुए हैं। तो B1 जो है वो A1 के साथ है, B2 जो है वो भी A1 के साथ है, A5 जो है B1 जो है A5 के साथ है, B2 जो है वो A5 के साथ है। तो ये वो दो कॉमन वैल्यूज़ है, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ B1 और B2 का ऑकरेंस है और वो डिवाइडेबल भी हैं, मतलब उसके साथ अरेंज हो रहे हैं, उनके साथ जनरेट हो रहे हैं।
और वो वैल्यूज़ का हम एक अलग से टेबल बनाएंगे। हमारा एक न्यू रिलेशन बनेगा जिसमें टेबल होगा ए और बी और कितने नंबर टाइप्स, क्योंकि हमारे पास वो दो वैल्यू निकल कर आ गई है। A1 और A5 वो वैल्यू है जिनके साथ B1 और B2 का पेयरिंग हुआ है। बाकी A2, A3, A4 के साथ B1 और B2 का पेयरिंग नहीं हुआ है। तो हमारे पास A1 और A5 वो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ ये ऑकरेंस में आए हैं और जिनके साथ ये ऑकरेंस में आए मतलब जिनके साथ ये डिविजिबल हुए हैं। A1 इज़ डिविजिबल बाय B1, A1 इज़ डिविजिबल बाय B2, A5 इज़ डिवाइडेड बाय B1 और A5 इज़ डिविजिबल बाय B2। हमारे पास एक नया टेबल बना है, एक नया रिलेशन बन के आया है। और अगर मान लीजिए इन केस हमारे पास एस में इन केस इफ़ मैंने लिखा भी है, इफ़ हमारे पास अगर एस में B1, B2 और B3 भी होता, तब अगर हम लोग R इज़ डिवाइडेड बाय एस करते तो वो वैल्यू नल होती। इसलिए नल होती क्योंकि B1 और B2 हमारे R टेबल में तो मौजूद है लेकिन B3 हमारे R टेबल में मौजूद नहीं है। और यहाँ पर B4 मौजूद है तो ये R का पार्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको देखना है कि जो हमारा डिवाइडेंट वैल्यू है जिससे हम डिवाइज़र वैल्यू है जिससे हमको डिवाइड करना है, उसमें जो टपल्स हैं वो R में मौजूद है कि नहीं है। तो B1 और B2 मौजूद है तो ये आराम से डिवाइड हो जाएंगे। B3 मौजूद नहीं है, इस केस में यहाँ पर B3 है लेकिन यहाँ पर B3 नहीं है तो वह डिवाइड नहीं हो पाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।